चलिए बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोलाइसिस के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लिए थे। अब हाइड्रोलाइसिस में ही आगे के पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस पे डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले हम लोग एक कैटेगरी समझ रहे हैं कंपाउंड्स की, दैट इज टाइप्स ऑफ कार्बाइड्स, है ना। हमें कार्बाइड्स का हाइड्रोलाइसिस पढ़ना है, तो हम पहले उसके टाइप को समझ ले रहे हैं। ये ग्रुप 14 कार्बन फैमिली का टॉपिक है जो हम यहीं पर कवर कर रहे हैं, ठीक है। जो चीज, सुनना मेरी बात ध्यान से, जो चीज मैं कार्बाइड्स के बारे में आपको बता रहा हूं, सेम हाइड्रोजन चैप्टर में आप टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स पढ़ते हैं ना, तो उसके लिए भी यही सेम कंडीशन एप्लीकेबल होती है। देखिए, कार्बाइड्स 3 टाइप के हैं, आयनिक कार्बाइड्स, कोवेलेंट कार्बाइड्स और इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स, ठीक है। आयनिक कार्बाइड, देखिए कार्बाइड में नाम से समझ पड़ रहा है कार्बन होगा। कार्बन मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल। तो आयनिक कंपाउंड कब बनेगा? जब नॉन मेटल के साथ कौन होगा? मेटल। और जनरली एस ब्लॉक में हमारे पास मेटल ही मेटल है, ठीक है ना। तो मेटल और नॉन मेटल का बनने वाला जो कार्बाइड होगा वो क्या हो जाएगा? आयनिक कार्बाइड। तो जनरली एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो आयनिक कार्बाइड बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से पी ब्लॉक के जो कार्बाइड्स होंगे वो जनरली कोवेलेंट टाइप के होंगे, और डी एंड एफ ब्लॉक के जो कार्बाइड्स होते हैं वो इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स होते हैं। अब सुने, आयनिक कार्बाइड कौन बना रहा है बेटा? एस ब्लॉक के एलिमेंट। जैसे एग्जांपल आपके सामने है कुछ, Mg2C3, CaC2, Al4C3, Be2C, ये कार्बाइड्स हैं। इसमें आप देखो मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, ये तो एस ब्लॉक है। एल्यूमिनियम पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो जनरली एस ब्लॉक के एलिमेंट आयनिक कार्बाइड बनाते हैं, कुछ एक पी ब्लॉक के एलिमेंट भी आयनिक कार्बाइड बना सकते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स है, मेनली हमें इसी के ऊपर डिस्कशन करना आयनिक कार्बाइड पे, और आयनिक कार्बाइड को हम इसके बाद थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम कोवेलेंट और इंटरस्टिशियल पढ़ रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस हमें इन्हीं का पढ़ना है। कोवेलेंट कार्बाइड कौन बना रहा है बेटा? पी ब्लॉक, ठीक है। इनके बारे में प्रॉपर्टीज है, दे कंटेन जायंट कोवेलेंट पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। इनके ये जो कोवेलेंट कार्बाइड्स होते हैं ना, इनका जायंट कोवेलेंट पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। कोवेलेंट सॉलिड्स आप लोगों ने पढ़े होते हैं सॉलिड स्टेट में, तो लगातार कोवेलेंट बॉन्ड की चेन बनती जाएगी, जैसे डायमंड में होता है ना, कार्बन 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 की लगातार चेन। ऐसे ही कार्बोरेंडम, नॉर्बाइड, ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट के अंदर की डायमंड, कार्बोरेंडम, नॉर्बाइड, सिलिका, है ना, इन सबका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह बहुत ज्यादा होता है। तो उसमें से नॉर्बाइड और कार्बोरेंडम जो है ये कार्बाइड्स हैं, और ये किसके कार्बाइड है बेटा? पी ब्लॉक एलिमेंट के कार्बाइड है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। इंटरस्टिशियल कार्बाइड, इंटरस्टिशियल का मतलब क्या? डी एंड एफ ब्लॉक में भी मेटल्स होते हैं बेटा। सपोज ये डी ब्लॉक के किसी मेटल का लैटिस है, सपोज टाइटेनियम है, टाइटेनियम 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 हर जगह है। अब इसके अंदर टाइटेनियम के जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस है ना, वॉइड्स है ना, जो यहां पर, इसमें अगर कार्बन आके ट्रैप हो जाए, इंटरस्टिशियल वॉइड्स में कार्बन आकर ट्रैप हो जाए, यहां कार्बन ट्रैप हो गया एज अ इंप्यूरिटी, कार्बन ट्रैप हो गया एज अ इंप्यूरिटी, तो इस तरह के कार्बाइड्स को क्या बोलते हैं बेटा? इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। और ये बनाने का काम कौन करते हैं? डी एंड एफ ब्लॉक के मेटल्स करते हैं। इन कार्बाइड्स के बारे में एक यहां पॉइंट दिया हुआ है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, मतलब जिनका फॉर्मूला फिक्स्ड नहीं होता। आप देखो, इसमें मैंने एग्जांपल का फॉर्मूला लिखा है, एग्जांपल का फॉर्मूला लिखा है, यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है, क्योंकि इनका फॉर्मूला फिक्स नहीं होता है। ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं। एक कार्बन ट्रैप हुआ तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, चारों वॉइड्स में कार्बन ट्रैप हो गए, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा ऑन द परसेंटेज ऑफ इंप्योरिटी, ठीक है। अब आते हैं मेनली आयनिक कार्बाइड पे, ध्यान से सुनना जो पढ़ना है मैंने। ये जो कंपाउंड्स आपको दिख रहे हैं ना, Mg2C3, CaC2, Be2C और Al4C3, क्या इनको देखकर इतना पहचान सकते हो कि ये कार्बाइड है? क्योंकि आपको मैग्नीशियम के साथ कार्बन, कैल्शियम के साथ कार्बन, एल्यूमिनियम के साथ कार्बन, बेरिलियम के साथ कार्बन दिख रहा है। लेकिन ये जो आयनिक कार्बाइड है ना, ये जो सब कार्बन है, ये सब अलग अलग टाइप के होते हैं। आयनिक कार्बाइड 3 टाइप के मिलते हैं, मीथेनाइड, एसिटिलाइड और एलिलाइड, है ना। एलिलाइड बोल दें या प्रोपिनाइड बोल दें, ठीक है। मीथेनाइड, एसिटिलाइड और एलिलाइड, ठीक है। अब इनमें से, ये इसको इरेज कर रहा हूं ताकि स्पेस मिल जाए, ये तीनों जो है ये किस बेसिस पे नाम दिया गया? क्योंकि ये आयनिक कार्बाइड है, तो इसमें कैटायन होगा और कार्बन इन द फॉर्म ऑफ एनायन होगा। अगर किसी कार्बन के एनायन पर C⁴ चार्ज हो तो ऐसे कार्बाइड को बोलते हैं मीथेनाइड। अगर C2 पे 2- चार्ज हो इसे बोलते हैं एसिटिलाइड, और अगर C3 पे 4- चार्ज हो तो इसे एलिलाइड या प्रोपिलाइड बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो, मीथेनाइड, एसिटिलाइड, एलिलाइड कैसे पहचानेंगे? इन सारे कंपाउंड्स में से कोई ना कोई मीथेनाइड है, क्योंकि आयनिक कार्बाइड के टाइप्स हैं, कोई ना कोई एसिटिलाइड है, कोई ना कोई एलिलाइड, प्रोपिलाइड है। कैसे पहचानेंगे? पहचानने का तरीका समझे, इसको इरेज कर रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। देखिए कैसे पहचानना होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा Be2C, ध्यान से समझना, ठीक है।
इसके बाद इसमें समझो, क्या ये कार्बाइड है या नहीं है, समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। अब कार्बाइड में ये कौन सा कार्बाइड है, मीथेनाइड है, आयनिक कार्बाइड तो है, पर मीथेनाइड है, एसिटिलाइड है, एलिलाइड है, वो पहचानना है। एक बात बताओ बेटा, बेरिलियम पे कितना चार्ज होता है, एक बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +2। इसको ऐसे तोड़ दो, एक बेरिलियम पे +2, तो 2 बेरिलियम का टोटल कितना आ जाएगा, +4। क्योंकि Be2C एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो इस C के ऊपर टोटल कितना चार्ज होना चाहिए, -4, क्योंकि एक ही C है। और C⁻⁻4 को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेनाइड। क्या बोलते हैं, मीथेनाइड। क्या बोलते हैं, मीथेनाइड। क्यों बोलते हैं मीथेनाइड, क्यों बोलते हैं मीथेनाइड, उसका रीजन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप इसके ऊपर वाटर का अटैक कराओ, हाइड्रोलाइसिस कराओ। वाटर का अटैक कराया किसके ऊपर, Be2C पे वाटर का अटैक कराया। एक बार बताओ, वाटर को तोड़ दो, H+OH-, एक बेरिलियम पे कितना चार्ज है, +2, एक कार्बन पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, -4। बताइए H+ किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे। OH किस पे अटैक करेगा, बेरिलियम पे। बेरिलियम पे OH का अटैक होगा तो बेरिलियम का क्या बनेगा, हाइड्रो ऑक्साइड। मेटल है बेरिलियम, तो बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला तो BeOH ट्वाइस हो गया। जिस स्टेट का मेटल उसी स्टेट का हाइड्रोक्साइड। H+ गए कार्बन पे, कार्बन पे कितना चार्ज है, -4। बताइए कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 4। बैलेंस करना है, CH4। क्या ये जो CH4 गैस है इसको मीथेन गैस बोलते हैं, यस। और इसीलिए ये जो C-4 वाला कार्बाइड है ना, इस तरह के कार्बाइड हाइड्रोलाइसिस पे मीथेन गैस देते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला गया है, मीथेनाइड। क्या बोला गया है, मीथेनाइड, ठीक है। इरेज कर रहा हूं, देखें अगला टाइप का कार्बाइड। जैसे मान लो आपको दिया CaC2, पहचानना है कौन सा कार्बाइड है, तोड़ दो, कैटायन एनायन। एक कैल्शियम पे कितना चार्ज है, +2, तो इस +2 को बैलेंस करने के लिए इस पूरे C2 पे कितना आएगा, -2। क्या C2-2 कोई कार्बाइड होता है, यस। C2-2 मैंने पहले ही बताया था आपको, C2-2 को क्या बोलते हैं, एसिटिलाइड। क्या बोलते हैं, एसिटिलाइड। और जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे, देखो H+OH- पे रिएक्शन कराओगे, OH- इस पे अटैक करेगा, कैल्शियम का क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड। और H+C2-2 पे अटैक करेगा, कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, 2। क्या मिल जाएगा, C2H2। क्या C2H2 को एसिटिलीन गैस बोलते हैं, यस। इसीलिए इस कार्बाइड को क्या बोला, एसिटिलाइड। इसी तरह से सपोज Al4C3 दिया, क्या दिया, Al4C3। सोचो, पहचानो कौन सा कार्बाइड होगा, कैटायन एनायन अलग कर दो। एक एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज, +3, एक एल्यूमिनियम पे +3, तो 4 एल्यूमिनियम पे टोटल +12। इस +12 को बैलेंस करने के लिए पूरे 3 C पे -12। क्या C3-12 नाम का कोई कार्बाइड है, नहीं। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 3 कार्बन पे -12 है, तो एक कार्बन पे -4। क्या C⁻⁻4 को कोई सा कार्बाइड बोलते हैं, यस। कौन सा कार्बाइड, मीथेनाइड। तो ये किसका एग्जांपल है, मीथेनाइड का, ठीक है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कौन सा कार्बाइड है या नहीं है। चलिए आगे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, ये हम डिस्कस करने वाले, चेक करते जाइएगा। ये आ गए आपके सामने 2 रिएक्शंस, ठीक है। Al4C3 मैंने अभी बताया था, एक एल्यूमिनियम पे +3 है, और इससे C3 पे, एक C पे कितना चार्ज आएगा, -4, क्योंकि ये मीथेनाइड है। अब आप जब इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो H+ अटैक करेगा C पर, एक C पे -4 है, ध्यान रखना है ना। एक C पे -4 है तो क्या मिल जाएगा बेटा, CH4। और क्योंकि इसके हाइड्रोलाइसिस से आपको मीथेन गैस मिल रहा है, इसलिए कौन सा कार्बाइड है बेटा, मीथेनाइड है। कौन सा कार्बाइड है, मीथेनाइड। Be2C, एक बेरिलियम पे +2 और एक कार्बन पे -4 चार्ज आ जाएगा। यहां पर आप ब्रेक करके देख सकते हैं, देखो एल्यूमिनियम +3 था, तो एल्यूमिनियम के +3 का हाइड्रोक्साइड, जिस स्टेट का एलिमेंट है उसी का हाइड्रोक्साइड। यहां पर बेरिलियम +2 का है, तो +2 का हाइड्रोक्साइड, साथ में मीथेनाइड है, क्योंकि ये दोनों, तो मीथेन गैस आपको मिल जाएगी, ये दोनों मीथेनाइड है। आगे देखिए, Mg2C3, ब्रेक करना सीखो, पहचानना है। Mg2C3 पहचाने कौन सा कार्बाइड है, कैटायन एनायन तोड़ दो। एक मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है, +2। एक मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है, +2। यहां कितने मैग्नीशियम है, 2, तो 2 मैग्नीशियम पे टोटल +4। तो इस पूरे 3 कार्बन पे टोटल -4। क्या C3-4 नाम का कोई कार्बाइड होता है, यस। C3-4 को बोलते हैं एलिलाइड या प्रोपिलाइड। क्या बोलते हैं, एलिलाइड या प्रोपिलाइड। तो यहां पर जब इस पे वाटर का अटैक कराओगे तो बेटा Mg+2 पे OH- अटैक करेगा वाटर का, तो बन जाएगा MgOH ट्वाइस। और क्योंकि ये आयन एग्जिस्ट करता है, C3-4 आयन एग्जिस्ट करता है, तो इस पे हाइड्रोजन अटैक करेगा और C3H4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, C3H4, प्रोपिलाइड, एलिलाइड बन जाएगा। तो ये इसका हाइड्रोलाइसिस आ गया, प्रोपिलाइड, ठीक है। इसके बाद CaC2, ये बता चुका हूं, कैल्शियम पे +2 है,
है ना, और 2 कार्बन पे -2 आएगा, दोनों कार्बन पे मिलाकर -2 आएगा। तो बेटा यहां से आपको मिलेगा C2H2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं, इसीलिए इस कार्बाइड को क्या बोला जाएगा, एसिटिलाइड। ठीक है ना, तो ये कार्बाइड्स के हाइड्रोलाइसिस हो गए। कौन सा गैस मिलेगा, इसका क्वेश्चन आएगा, और वो आपको कैसे पहचानना है, कैटायन एनायन को ब्रेक करके देखना पड़ेगा कि मीथेनाइड है कि प्रोपेनाइड है कि एसिटिलाइड है कि एलिलाइड है। ठीक है, चलिए अब नाइट्राइड्स और फॉस्फाइड्स पे आ रहे हैं। ध्यान से देखो, ये ऑलरेडी आपने एस ब्लॉक में पढ़ी है रिएक्शन। ड्राई एयर की कंडीशन याद करिए, एस ब्लॉक के एलिमेंट ड्राई एयर में ऑक्सीजन से तो लगभग सभी रिएक्ट करते थे, पर नाइट्रोजन से केवल हाई फाई वाले रिएक्ट करते थे, मतलब लिथियम और ग्रुप 2, और नाइट्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाते थे, नाइट्राइड, और नाइट्राइड को जब पानी में ले जाते थे तो क्या मिलता था, अमोनिया गैस मिलता था। ये वही रिएक्शन है। किसी भी नाइट्राइड को चार्ज में ब्रेक करो, मैग्नीशियम पे कितना चार्ज आएगा, +2, और नाइट्राइड में नाइट्रोजन पे कितना चार्ज होता है, -3। ये 3 इधर गया, ये 2 इधर गया, है ना। इधर एल्यूमिनियम पे +3, नाइट्रोजन पे -3। वाटर का अटैक कराओ, H+ अटैक करेगा नाइट्रोजन पे, एक नाइट्रोजन पे -3 है, तो नाइट्रोजन का -3 वाला कंपाउंड क्या मिल जाएगा, अमोनिया। और OH अटैक करेगा मैग्नीशियम पे, तो मैग्नीशियम का +2 का क्या मिल जाएगा, हाइड्रोक्साइड। यहां पर देखिए वाटर का H+ अटैक करेगा नाइट्रोजन के -3 पे, तो मिल गया अमोनिया गैस। ठीक है, और OH अटैक करेगा प्लस वाले पे, एल्यूमिनियम पे, तो यहां एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। जिलेटिनियस व्हाइट पीपीटी वाली कंडीशन याद आ रही है। फॉस्फाइड्स, Ca3P2 फॉस्फाइड है ना। फॉस्फाइड को अगर हम लोग बोले तो फॉस्फाइड क्या होता है, P3-, नाइट्राइड क्या होता है, N3-, तो इस पे H+ अटैक करेगा, इस पे भी H+ अटैक करेगा, क्या मिल जाएगा, PS3, तो ये +2 है, फॉस्फाइड पे -3 है, -3 वाला जैसे अमोनिया मिला था वैसे फॉस्फीन मिल जाएगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा +2 का। तो दिस कैन बी ट्रीटेड एज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन। लिख लेना इसके साथ, MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन, है ना। ये एनसीईआरटी में गिवन है, जब ग्रुप 15 में PS3 की प्रिपरेशन देखेंगे ये रिएक्शन काम में आई। तो ये हाइड्रोलाइसिस में नाइट्राइड, एसिटिलाइड वगैरह, फॉस्फाइड वगैरह की क्या रिएक्शन हो सकती है। अब हमने ऑक्सी एसिड्स पढ़े थे, उनमें से ऑक्सी एसिड्स का हाइड्रोलाइसिस अगर आ जाता है, इसमें हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा, परऑक्सी एसिड्स। किसकी बात कर रहे हैं, परऑक्सी एसिड्स का हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहे हैं। देखिए परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, मार्शल्स एसिड, जिसका फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, H2S2O8। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, H2S2O8। ठीक है, इसका हाइड्रोलाइसिस हम लोग डिस्कशन करने वाले परऑक्सी लिंकेज में। बट इससे पहले मैं एक और सल्फर का जो परऑक्सी एसिड है, वो कौन सा परऑक्सी एसिड होता है बेटा, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरोज एसिड, है ना। उसके बारे में पहले कुछ बता रहा हूं, फिर इस पे आते हैं। देखिएगा क्या कंडीशन है, H2SO5 कैरोज एसिड का हाइड्रोलाइसिस देख रहे हैं, ये भी परऑक्सो एसिड है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, इसका हाइड्रोलाइसिस करना है। क्या करना है बेटा, हाइड्रोलाइसिस में मैंने बोला था H+ और OH- दो फॉर्म में आप ब्रेक कर देंगे। ठीक है, H2SO5 का स्ट्रक्चर जरा ड्रॉ करके देखते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर बनता है। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर आएगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, ये स्ट्रक्चर आ रहा है। अब देखिए सेंट्रल आइटम यहां पर कौन है, सल्फर। सल्फर के ऊपर अगर आप चार्ज देखेंगे, है ना, सल्फर यहां पर डायरेक्टली किससे बॉन्डेड है बेटा, ऑक्सीजन से। तो सल्फर पे क्या आ रहा होगा, Δ+, और ऑक्सीजन पे क्या आ रहा होगा, Δ-। ठीक है, वाटर का जो H+ और OH- है, H+ और OH- है, तो देखिए सल्फर पे क्योंकि Δ+ है, तो सल्फर पे कौन अटैक कर देगा, OH। सल्फर पे जब OH अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, OH के साथ। और इस तरफ कौन अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे H+। जब ये अटैक करेगा, OH यहां पर सल्फर के साथ जुड़ गया, बाकी सब स्ट्रक्चर एज इट इज है, तो आपको क्या मिल जाएगा, एस डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहां पर आ गया OH, और सल्फर पे किसने अटैक कर दिया, OH ने यहां पर अटैक कर दिया। और इस H डबल बॉन्ड O जो परऑक्सी लिंकेज था, उस पर H+ ने अटैक करा, H+ ने अटैक करा, तो आपको क्या मिलेगा, H2O2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। देख लीजिए फिर से, H2SO5 परऑक्सी एसिड है, हाइड्रोलिसिस कराया तो आपको क्या मिला, सल्फ्यूरिक एसिड मिला, H2SO4, और साथ में क्या मिला, H2O2। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। इसमें मैं डायरेक्ट एक बात बता देता हूं आपको, क्या ये परऑक्सी एसिड है या नहीं है। किसका परऑक्सी एसिड है, सल्फर का। सल्फर का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बेटा, +6 होता है ना, निकालेंगे तो +8 आएगा, जो कि उसका रेंज में नहीं है, तो +6 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब भी आप परऑक्सी एसिड का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, क्या बोला मैंने, जब भी परऑक्सी एसिड का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, उसी स्टेट का जो पेरेंट एसिड है वो बना दो आप, उसी स्टेट का जो पेरेंट एसिड है। तो पेरेंट एसिड इसका कौन होता है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, +6 वाला। और साथ ही साथ किसी भी परऑक्सी एसिड का हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपको हमेशा क्या मिलेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या मिलेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। याद करिए एस ब्लॉक चैप्टर, वहां पर भी हमने ऑक्साइड्स पढ़े थे, लिथियम का,
नॉर्मल ऑक्साइड होता था, सोडियम का परऑक्साइड होता था, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का सुपर ऑक्साइड होता था। याद करें उस टाइम पे भी मैंने आपको बोला था परऑक्साइड्स का वाटर से रिएक्शन कराने पर, हाइड्रोलिसिस कराने पर आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलेगा ही मिलेगा। ये कंडीशन आ गई समझ में, इसको ध्यान रखें ना, H2SO5 का हाइड्रोलिसिस, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगी, इसमें ठीक है, इसमें जरूरत पड़ेगी इस स्टेप की। तो H2SO5 का हाइड्रोलिसिस कराने पर H2SO4 और H2O2 मिलेगा। इरेज कर रहा हूं, देखिएगा आगे। चलिए, तो हम लोग आ रहे हैं मार्शल्स एसिड पे, H2S2O8 है ना, फॉर्मूला मैं बता चुका हूं आपको, H2S2O8 होता है। अब इसका हाइड्रोलाइसिस देखिए, H2S2O8 का हाइड्रोलाइसिस कराया। मैंने अभी आपको एक ट्रिक बता दिया था सॉल्व करने का। क्या ट्रिक था? यहां पर सल्फर का आप ओरिजिनल स्टेट देखेंगे कितना है बेटा, +6। क्या ये परऑक्सी एसिड है या नहीं है? किसी भी परऑक्सी एसिड का हाइड्रोलाइसिस कराओ तो जिस स्टेट का सेंट्रल एटम है उसी स्टेट का उसका पेरेंट एसिड बना दो। तो यहां पर सल्फर का +6 का पेरेंट एसिड कौन होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, वो बन जाएगा। साथ ही साथ आपको क्या मिल रहा है? H2SO5 है ना। अभी आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलेगा, पहले H2SO5 मिला, और जो अभी मैंने H2SO5 का हाइड्रोलाइसिस बताया था उससे आपको 1 मोल और H2SO4 मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा? H2O2। देखिए, इसको अगर हम लोग ब्रेक करके देख लें, स्ट्रक्चर वाइज समझ लीजिए, ताकि थोड़ा सा अगर एग्जाम में कभी प्रॉब्लम आ भी रही है तो आप ड्रॉ करके भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, ठीक है ना। ये आ गया। सपोज इस सल्फर को मैंने क्या मान लिया बेटा? सेंट्रल एटम, ठीक है, दोनों में से किसी एक सल्फर को मान लो। तो यहां पर इस पे सल्फर पे डेल्टा प्लस है, ऑक्सीजन पे क्या है? डेल्टा माइनस। वाटर आ रहा है अटैक करने, तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। सल्फर पे कौन अटैक करेगा? OH माइनस। कौन अटैक करेगा? OH माइनस। और H प्लस किस पे अटैक करेगा? इस ऑक्सीजन पे, ठीक है। अब आप देखिए इधर इस वाले पार्ट को देखिए, ये जो OH वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको जब आप देखेंगे 2 OH आ गए, OH 2 ऑक्सीजन है और 1 सल्फर है, मतलब आपका प्रोडक्ट कौन बन गया? H2SO4। और जो H प्लस इधर अटैक कर रहा है, H2S 1 2 3 4 5, क्या बन गया? H2SO5, ठीक है। क्या ये H2SO4 तो ठीक है, क्या ये H2SO5 फर्दर परऑक्सी एसिड है या नहीं है? है। इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, ये नोट कर लीजिएगा, इरेज हो रहा है, ठीक है ना। इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस हो सकता है। फर्दर हाइड्रोलाइसिस होने पर जब H2SO5 का फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये हमने स्टेप पहले देखी थी, H2SO4 मिलेगा, H2O2 मिलेगा। मतलब जब आपसे पूछे कि H2S2O8, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब H2S2O8 का हाइड्रोलाइसिस होगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको H2SO4 मिलेगा, साथ में H2SO5 मिलेगा। बट अगर बोल दे H2S2O8 ऑन हाइड्रोलाइसिस विद एक्सेस वाटर या 2 मोल्स ऑफ वाटर, देन वी विल गेट 2 मोल्स ऑफ H2SO4, क्योंकि ये तो हट जाएगा, ये ब्रेक होके इसमें आ जाएगा। 2 मोल्स ऑफ H2SO4 एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। किसी भी परऑक्सी एसिड का हाइड्रोलाइसिस करने पर उसी स्टेट का पेरेंट एसिड तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आ गए अगला केस, पर ऑक्सो डाई फॉस्फोरिक एसिड। वैसे हमने फॉस्फोरस के परऑक्सी एसिड नहीं पढ़े थे, हमारे सिलेबस में नहीं है, बट एक एग्जांपल हम लोग देख ले रहे हैं, कभी बाई चांस हाइड्रोलाइसिस आ जाए, सेम टाइप है, ठीक है। H4P2O8, H4P2O7 पायरो एसिड होता था, उसमें एक और ऑक्सीजन आ गया, H4P2O8 बन गया, परऑक्सी एसिड, वाटर से हाइड्रोलाइसिस कराया। यहां पर फास्फोरस की स्टेट होगी बेटा +5, तो +5 का पेरेंट एसिड कौन बन जाएगा? H3PO4। ठीक इसी तरह H3PO4 बनेगा इसका पेरेंट एसिड, है ना। और एक ऑक्सीजन ज्यादा वाला बनेगा जो कि परऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड होगा। जैसे ये परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक है, यहां परऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, और इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो फिर से आपको 1 मोल फॉस्फोरिक एसिड और H2O2, बिल्कुल सेम पैटर्न है, ये आपके परऑक्सी एसिड्स का हाइड्रोलाइसिस आ जाता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ नॉन मेटल मॉलिक्यूल्स। नॉन मेटल मॉलिक्यूल्स का मतलब है, हमें स्पेशली हमारे सिलेबस में ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, कौन कौन सा ग्रुप? 15, 16, 17। देखिए लास्ट ईयर आपने पी ब्लॉक में ग्रुप 13, 14 पढ़ा होता है, और 12th के सिलेबस में आपके ग्रुप 15, 16, 17, 18 तो नोबल गैसेस आ गए, तो उनके लिए तो जो भी बात होगी वो अलग करेंगे। बट ग्रुप 15, 16, 17 के थर्ड पीरियड के एलिमेंट इन द सेंस कौन कौन? फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, है ना। हेलोजन में वैसे बहुत सारे आ सकते हैं, पर वो हम ग्रुप 17 जब डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी हम फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, इसका एटॉमिक नंबर ग्रुप 15 का है, एटॉमिक नंबर भी 15 है। ग्रुप 16 एटॉमिक नंबर 16, ग्रुप 17 एटॉमिक नंबर 17। तो ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। इन 3 मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको बिल्कुल माइंड में फिट रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लें, स्टार मार्क करके लिखेंगे ना, कि ये जो नॉन मेटल मॉलिक्यूल्स है, इनका जब आप हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, वाटर से रिएक्शन कराते हैं, तो आपको क्या मिलता है? डिस्प्रपोर्शनेशन मिलता है। क्या मिलता है? डिस्प्रपोर्शनेशन। हाइड्रोलाइसिस ऑफ नॉन मेटल मॉलिक्यूल
इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ऐसा नहीं कि सारे डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं, बट जिनके बारे में बात कर रहा हूं इनके बारे में अभी ध्यान रखें। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, दे शो डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑन रिएक्शन विद वाटर, है ना। फास्फोरस और सल्फर इतनी आसानी से डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होते, इनको एक्सट्रीम कंडीशंस चाहिए होती है। क्लोरीन इजिली हो जाता है, बट हाँ ये वाटर में डिस्प्रोपोर्शनेशन शो कर सकते हैं, ठीक है। और खासकर बेसिक मीडियम जब होता है तो बहुत इजिली डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, उसी की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर डिस्प्रोपोर्शनेशन में सबसे पहले जो आ रहा है एग्जांपल, दैट इज फास्फोरस, ठीक है ना। फास्फोरस मॉलिक्यूल टेट्रा एटॉमिक होता है, P4 होता है, वाटर से रिएक्शन कराया। डिस्प्रोपोर्शनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं, कहीं पर भी डिस्प्रोपोर्शनेशन आ जाए, मैं बोलूं या ना बोलूं, बाय डिफॉल्ट स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि वो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है बेटा। ये वाटर से जब रिएक्शन करेगा एक्सट्रीम कंडीशंस में, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या मिलेगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और आप देखो फास्फोरस का मिनिमम स्टेट क्या होता है बेटा, -3। तो आप देखो आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, फॉस्फीन। क्या मिल रहा है, फॉस्फीन, जिसमें फास्फोरस मिनिमम स्टेट पे जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपको इसका ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, देखिए डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, सेम एलिमेंट का रिडक्शन और सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन। आप जब तीनों का रिडक्शन कराएंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन में, सब अपने मिनिमम स्टेट पे जाएंगे। फास्फोरस अपने -3 वाले पे जाएगा, सल्फर अपने -2 वाले पे जाएगा, क्लोरीन अपने -1 पे जाएगा। रिडक्शन वाला प्रोडक्ट तीनों जगह आप इजीली याद रख सकते हैं, मिनिमम स्टेट वाला। ऑक्सीडेशन वाला जो प्रोडक्ट है, यहां पर फास्फोरस जा रहा है +1 पे, सल्फर जाएगा +2 पे, और क्लोरीन जाएगा +1 और +3 पे। 1 2 3, 3 के साथ ये 1 पे भी जाता है, डिपेंडिंग ऑन कोल्ड और हॉट कंसंट्रेटेड, है ना, वो अभी हम बात करेंगे। देखिए ये आ गया रिएक्शन। अब इसी रिएक्शन को फर्दर अगर मैं NaOH से रिएक्ट करा दूं, है ना, बेसिक मीडियम मैंने बोलता अल्कलाइन मीडियम में बहुत इजीली रिएक्शन शो करता है, इसको डायरेक्ट अल्कलाइन मीडियम से रिएक्ट कर दो तब तो बन ही जाएगा। वाटर के साथ इसको एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए होती है। NaOH से जब रिएक्शन होगा ना, तो देखिए फॉस्फीन तो एज इट इज मिल गया आपको। यहां पर ये जो H3PO2 है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या बोलते हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, है ना। इसका बेसिसिटी कितना होता है, 1। इसमें एक ही OH होता है, वो OH का H हट जाएगा और Na उसकी जगह लग जाएगा, तो आपको मिल जाएगा NaH2PO2। क्या मिल जाएगा, NaH2PO2। और ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड का आयन बनेगा, है ना। इसका आयन क्या बन जाएगा, ये ऐसे टूट जाएगा, H+ और H2PO2 -1, है ना, ये बन जाएगा। तो H+ अलग हो गया, और ये जो आयन आया ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड का आयन है, इसीलिए इसको हाइपोफॉस्फाइट आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपोफॉस्फाइट। और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, यहां H+ हटा, सोडियम जुड़ गया, क्या बन गया, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन, ठीक है ना, ध्यान रखें, ग्रुप 15 में आएगा, रिपीट नहीं करेंगे वहां पर। आगे देखें, सल्फर, ठीक है ना, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, इसके बाद क्लोरीन देखेंगे वाटर के साथ, है ना, एक्सट्रीम कंडीशंस ले आए, डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, पक्का है। ये तीनों वाटर के साथ क्या शो करते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन। क्या शो करते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन। रिडक्शन वाला प्रोडक्ट मिनिमम वाला होगा, यहां मिनिमम -3 था, सल्फर का मिनिमम -2 और क्लोरीन का मिनिमम -1, मिलेगा ही मिलेगा, फिक्स है ना। 3 ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ले मैंने बोला था, ये +1 पे गया, सल्फर वाला +2 का एसिड मिलेगा। +2 का एसिड आपको यहां पर H2SO3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, H2SO3। याद करें, थायो सल्फ्यूरिक एसिड था, H2SO4 में से एक ऑक्सीजन हटा के एक सल्फर लगा दिया था, थायो सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया आपको, ठीक है। अब जब आप इसको अल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट कराएंगे, अल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट कराएंगे, तो बेटा हाइड्रोजन हटेंगे दोनों जगह से, और दोनों जगह हाइड्रोजन हटकर आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम रिप्लेस हो जाएगा। तो यहां H2S के बदले आ जाएगा Na2S, और यहां H2S2O3, इसकी बेसिसिटी 2 है, दोनों हाइड्रोजन हटेंगे और 2 सोडियम आ जाएंगे, तो सोडियम थायो सल्फेट आपको मिल जाएगा, जहां पर सल्फर स्टिल -2 और +2 में है, ठीक है ना। तो ये आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं सल्फर के डिस्प्रोपोर्शनेशन के ऑन हाइड्रोलाइसिस। अब क्लोरीन पे आते हैं। क्लोरीन के लिए ध्यान से सुनिएगा, क्लोरीन 0 पे है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, बहुत इजीली डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, 0 से मिनिमम पे तो जाएगा ही जाएगा, रिडक्शन वाला प्रोडक्ट। ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट, फास्फोरस में +1 गया था, H3PO2, सल्फर में +2 गया था, H2SO3, यहां पर +3 जाएगा, +3 का इसका +5 जाएगा, कहां जाएगा, +5, है ना। तो +5 वाला, यहां पर मैंने आपको +3 बोल दिया था, +3 नहीं, ये HClO3 HXO3 के फॉर्म में जाएगा ना, +5 जाएगा, और साथ ही साथ यहां पर क्या मिलेगा, +1 वाला, ठीक है। 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, +1 और +5 वाले, डिपेंड करता है। यहां पर मिनिमम तो -1 ही रहेगा दोनों केसेस में, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, बट क्योंकि क्लोरीन का लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बेटा, -1, तो क्लोरीन -1 से नीचे तो नहीं जा सकता,
पर ऊपर इसके पास +7 तक जाने का रेंज होता है। कहां तक जाने का रेंज होता है? +7 तक। ये +1 वाला और +5 वाला ऑक्सी एसिड बनाता है। +1 वाला कम ऑक्सीडाइज हुआ, 0 से +1 कम ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ये कब होता है? जब आपके पास कोल्ड एंड डाइल्यूट वाला केस होता है। कैसा केस होता है? कोल्ड एंड डाइल्यूट। वाटर भी कोल्ड ले लिया तो ये बन जाएगा। हॉट वाटर लिया या हॉट एंड कंसंट्रेटेड अल्कलाइन मीडियम लिया तो आपको +5 वाला मिलेगा। ज्यादा गर्म है तो ऑक्सीडाइज ज्यादा करेगा, हॉट है, कंसंट्रेटेड है, रिएक्टिविटी बढ़ा देगा और ज्यादा ऑक्सीडाइज कर देगा। देखें HCl, HOCl कोल्ड के साथ, कोल्ड वाटर के साथ, हॉट वाटर Cl2 प्लस हॉट वाटर गिव्स HCl एंड HClO3। ठीक है, अब इसी में क्या करा, जब NaOH ले लिया तो बस H हटाना है और Na लगाना है, तो यहां मिल जाएगा NaCl, यहां मिल जाएगा NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइट, है ना। हम लोग ऑलरेडी इसके ऑक्सी एसिड्स के ऑक्सी एनायन पढ़ चुके हैं। HOCl को बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। क्या बोलते हैं? हाइपोक्लोरस एसिड। तो इसके आयन को क्या बोलेंगे? हाइपोक्लोराइट। अस एसिड का आयन आइट होता है। और जब हॉट एंड कंसंट्रेटेड वाटर या NaOH लेंगे तो बेटा HCl के साथ क्या मिलता है आपको? HClO3। बस H हटाना है, Na लगाना है, तो यहां मिल जाएगा NaCl, NaClO3। HClO3 को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्लोरिक एसिड। तो क्लोरिक एसिड का आयन 8 होता है, तो ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो ये ध्यान रखें, ये सारी रिएक्शंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर से आ रहा हूं, देखें यहां पर फास्फोरस सल्फर क्लोरीन वाटर के साथ या NaOH के साथ डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करते ही करते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब है रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा। तीनों का जब रिडक्शन होगा तो तीनों का मिनिमम स्टेट वाला प्रोडक्ट -3, -2, -1 मिलेगा, ठीक है ना। और ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट इसके साथ मिलता है +1, इसके साथ मिलता है +2, इसके साथ मैंने +3 बोल दिया था बाय मिस्टेक, तो +1 या +5 वाला प्रोडक्ट मिलेगा। +1 वाला कोल्ड कंडीशन में और डाइल्यूट कंडीशन में, +5 वाला हॉट एंड कंसंट्रेटेड कंडीशंस में आपको मिलेगा। चलिए आगे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोलाइसिस के बाद जो हम देखने वाले हैं दैट इज ब्लीचिंग एजेंट्स। क्या है बेटा? ब्लीचिंग एजेंट्स। अब ब्लीचिंग एजेंट का मतलब क्या? देखिए डे टू डे लाइफ में आप लोगों ने ब्लीचिंग वर्ड सुन रखा होगा, आई होप, है ना। ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आप जानते हैं क्लॉथ इंडस्ट्री जो होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है, ठीक है, कभी कभी किसी पर्टिकुलर कलर की क्लॉथ की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, तो कलर वगैरह चेंज करने के लिए इवन लॉन्ड्रीज में भी ब्लीच करने के लिए दिया जाता है ना। आजकल हेयर ब्लीच वगैरह, ये सब फेस ब्लीच वगैरह आते हैं। तो किसी भी चीज को डीकलराइज करना जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि उसको ब्लीच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? ब्लीच कर रहे हैं। फिर हम उस पर कोई और कलर चढ़ा सकते हैं इजीली, ठीक है। पहले डीकलराइज करें फिर कलर चढ़ा दें। तो जब भी किसी कलर्ड सब्सटेंस को, इसको भूल जाओ अभी, है ना, जब भी किसी कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस में चेंज करना होगा, कलर्ड सब्सटेंस व्हेन कन्वर्टेड इनटू कलरलेस, तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग। क्या होता है? ब्लीचिंग। और ब्लीचिंग करवाने के लिए हमें कुछ केमिकल्स चाहिए होंगे, कुछ रिएजेंट्स चाहिए होंगे, कुछ रिएक्टेंट्स चाहिए होंगे। उन रिएजेंट्स को बोला जाता है ब्लीचिंग एजेंट। जो ब्लीचिंग करवाते हैं, कलर्ड को कलरलेस में चेंज करते हैं, उन कंपोनेंट्स को, उन केमिकल्स को क्या बोला जाता है? ब्लीचिंग एजेंट। अब ब्लीचिंग का जो प्रोसेस है वो दो तरह से हो सकता है। ब्लीचिंग बाय ऑक्सीडेशन, कलर्ड से कलरलेस बनाने के लिए ऑक्सीडेशन भी यूज हो सकता है, और कलर्ड से कलरलेस बनाने के लिए रिडक्शन भी यूज हो सकता है। तो अब उसी पे आ रहे हैं। ब्लीचिंग कैन बी डन बाय ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। और एक और कंडीशन, कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस बना रहे हैं। अभी जिस पर अंडरलाइन कर रहा हूं सिर्फ उतना फोकस करें। कलर्ड को कलरलेस बना रहे हैं, कलर्ड को कलरलेस बना रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग। अब ब्लीचिंग कैसे कैसे हो सकता है? बाय ऑक्सीडेशन एंड बाय रिडक्शन। तो यहां हमने बाय ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्लीचिंग कराया, और यहां हाइड्रोजन की प्रेजेंस में मतलब रिडक्शन की प्रेजेंस में हमने ब्लीचिंग कराया। अब पहला क्वेश्चन, इनमें से ये जो दोनों इफेक्ट आपको दिख रहे हैं ना, बाय ऑक्सीडेशन बाय रिडक्शन, दोनों से ब्लीचिंग हो रहा है, दोनों से कलर्ड को कलरलेस में चेंज कर रहे हैं। बट ऑक्सीडेशन वाला जो मेथड होता है दैट इज अ परमानेंट मेथड, मतलब यहां से करा हुआ ब्लीच टिकता है, लंबा चलता है। और कलर्ड से कलरलेस बनाने के लिए अगर रिडक्शन यूज किया है तो इट इज अ वेरी वेरी टेम्पररी ब्लीच, अगर मैं बोल सकता हूं, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, है ना, फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन इट एग्जिस्ट, या उसका जो इफेक्ट रहेगा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपको देखने को मिलेगा। क्यों ऐसा हुआ कि ऑक्सीडेशन वाला परमानेंट इफेक्ट मानते हैं और रिडक्शन वाला टेम्पररी इफेक्ट मानते हैं? इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ ब्लीचिंग गिव्स अ परमानेंट इफेक्ट? ठीक है, तो ऑप्शन देगा बाय रिडक्शन, बाय ऑक्सीडेशन, बाय बोथ, बाय नन ऑफ दीज। तो अपने को पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन वाला इफेक्ट परमानेंट और टेम्पररी इफेक्ट किसका होगा? रिडक्शन का। क्यों हुआ? देखिए एक बात बताओ,
हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ज्यादा कंटेंट, ज्यादा परसेंटेज किसका है बेटा? ऑक्सीजन का हम जानते हैं एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन तो नॉर्मली इनर्ट होता है, ट्रिपल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। ऑक्सीजन है। तो जब आप ऑक्सीडेशन से ब्लीच कराएंगे, सपोज है ना, इंडस्ट्री में आपने किया, आपने इंडस्ट्री में तो हम अपने हिसाब से सेटअप लगा सकते हैं। इंडस्ट्री में तो कमरा हमारे अंडर में कितना टेम्परेचर, कितना प्रेशर, वो हम रख सकते हैं। तो हमने एक कलर्ड क्लॉथ को ऑक्सीजन दे देकर ऑक्सीडेशन करा कराकर क्या कर दिया? कलरलेस कर दिया। ये तो इंडस्ट्री में कर दिया। पर वो जो भी क्लॉथ हमने लिया है या जो भी हमने आर्टिकल लिया है, उसको हम इंडस्ट्री में तो रखना नहीं, उसको तो हमको सेल करना है। जैसे ही मार्केट में आया, क्या मार्केट में ओपन एटमॉस्फेयर में उसको ऑक्सीजन का सप्लाई कंटिन्यूअसली मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो जब तक उस कलर्ड सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिलता रहेगा तब तक वो कलरलेस बना रहेगा। और क्योंकि ऑक्सीजन हम जानते हैं खत्म नहीं होने वाली, अदरवाइज हम लोग भी निकल लेंगे, ठीक है ना, तो कलरलेस वो बना रहेगा। इसीलिए इस इफेक्ट को क्या बोला है? परमानेंट। अब मान लो मैंने कलर्ड को कलरलेस बनाने के लिए क्या यूज करा? हाइड्रोजन यूज करा, रिडक्शन यूज किया। मुझे कहीं पर टेम्पररी ब्लीच करना है ना, मूवीज वगैरह में कुछ चीजें हैं या कहीं पर कुछ थोड़ी देर के लिए मुझे ब्लीच करना, हमेशा के लिए नहीं करना, तो मैंने हाइड्रोजन देकर उसको ब्लीच कर दिया, कलर्ड को कलरलेस बना दिया टेम्पररी। क्यों? क्योंकि आप जब तक हाइड्रोजन दे रहे हो तब तक वो कलरलेस बना रहेगा। लेकिन जैसे ही वो ओपन एटमॉस्फेयर में आएगा, जैसे मैंने सपोज ये है, ठीक है, इसको मैंने हाइड्रोजन दे देकर ब्लीच कर दिया और इसका जो कलर है वो ब्लैक से क्या कर दिया? व्हाइट कर दिया, कलरलेस कर दिया। जब तक इसको हाइड्रोजन दूंगा तब तक ये व्हाइट रहेगा। मेरे को चमत्कार दिखाना है, जादू दिखाना है। ये देखो, काली चीजें सफेद कर दिया, कलरलेस कर दिया। अब थोड़ी देर में मैंने हाइड्रोजन देना बंद कर दिया। एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन ज्यादा या ऑक्सीजन ज्यादा? ऑक्सीजन। तो ये जो इसको मैंने हाइड्रोजन देकर ब्लीच किया था ना, अब इसको एटमॉस्फेयर में क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिल जाएगा। और हाइड्रोजन देने से जब ये कलरलेस हो रहा था तो ऑक्सीजन देने पर रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि रिडक्शन से कलरलेस बनाया था तो ऑक्सीडेशन से वापस कलर्ड हो जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद इसमें ये जो कलर है ना वापस अपीयर हो जाएगा। तो इसको क्या बोल देते हैं? जादू दिखा दिया, कि पहले व्हाइट कर दिया और देखो ऐसे पकड़ के रखूंगा, अपने आप थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। तो ये टेम्पररी ब्लीच का केस होता है। अब सुने, कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो ऑक्सीडेशन से ब्लीच करते हैं, है ना? ऑक्सीजन डायरेक्ट नहीं, मतलब कुछ कंपोनेंट्स, केमिकल्स यूज करेंगे। तो कौन से ऐसे केमिकल हैं जो बाय ऑक्सीडेशन ब्लीचिंग दिखाते हैं और कौन से ऐसे केमिकल हैं जो बाय रिडक्शन ब्लीचिंग दिखाते हैं? तो हमारे वैसे तो बहुत सारे होते हैं, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं बात कर रहा हूं। बाय ऑक्सीडेशन जो ब्लीचिंग दिखाते हैं बेटा, देखें, ओजोन, H2O2, Cl2, हम इवन ब्लीचिंग पाउडर भी पढ़ते हैं, वो भी इसमें आता है, बट वो हम एस ब्लॉक में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहां नहीं ले रहा हूं। और बाय रिडक्शन केवल एक ही एग्जांपल है ना अपने सिलेबस में, बाय ऑक्सीडेशन और बाय रिडक्शन ही आ गए। रिडक्शन का एक ही एग्जांपल SO2, बाकी सब ऑक्सीडेशन के एग्जांपल है। खासकर ये और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन बोर्ड एस्पेक्ट से आपके, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसा आता है कि वाई द ब्लीचिंग डन बाय Cl2 इज परमानेंट वेर एज बाय डन बाय SO2 इज टेम्पररी, इस तरह का है ना। तो आपको बताना होता है ये ऑक्सीडेशन का ब्लीचिंग है, ये रिडक्शन का ब्लीचिंग है, इसीलिए इसका परमानेंट इफेक्ट है, इसका टेम्पररी इफेक्ट है, इस तरह की बात, ठीक है। अब देखो एक खास बात, ये सारे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन का केवल एक एग्जांपल SO2, बिल्कुल याद रखेंगे इसे, ठीक है। इनमें अगला क्वेश्चन, ये इनका इफेक्ट क्या होगा? परमानेंट। इनका इफेक्ट क्या होगा? टेम्पररी। अब पूछता है ब्लीचिंग कराया कैसे आपने? ब्लीचिंग दो तरह से होती है, एक तो ड्राई ब्लीचिंग होती है और एक मॉइस्ट ब्लीचिंग होती है ना, ड्राई और मॉइस्ट। तो बेटा केवल ओजोन जो है वो ड्राई ब्लीचिंग एजेंट है। क्वेश्चन आया एग्जाम में, चारों ऑप्शन दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राई ब्लीचिंग एजेंट? तो ओजोन इज अ ड्राई ब्लीचिंग एजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉइस्ट ब्लीचिंग एजेंट? तो एक्सेप्ट ओजोन, ये तीनों मॉइस्ट ब्लीचिंग एजेंट है। इनको वाटर चाहिए एक्शन दिखाने के लिए, मॉइस्चर चाहिए, तभी ये ब्लीचिंग दिखाएंगे, तभी ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा या तभी ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा। अब देखें क्या कंडीशन है, सुनिएगा। ओजोन को जैसे हम जानते हैं ओजोन बहुत ही अनस्टेबल होता है ना। ड्राई कंडीशंस में भी ओजोन डिकंपोज हो जाएगा, और कैसे डिकंपोज हो जाएगा? O2 और क्या दे देगा? नेसेंट ऑक्सीजन। क्या दे देगा? नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना, इसको मैं यहां पर यूज कर लूंगा और कलर से क्या बना दूंगा? कलरलेस। और इफेक्ट कैसा हो जाएगा? परमानेंट, ठीक है ना। अब इसी तरह से H2O2 भी हम जानते हैं H2O प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगा। मैं Cl2 बता रहा हूं, ये दोनों डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। Cl2 ये तो ड्राई कंडीशन में ब्लीचिंग दिखाता था। Cl2 को क्या चाहिए? मॉइस्चर, क्योंकि Cl2 को ऑक्सीडेशन वाला ब्लीचिंग दिखाना है और ऑक्सीडेशन वाले ब्लीचिंग के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। Cl2 के खुद के पास तो ऑक्सीजन है नहीं, तो ये क्या करेगा? इसको मॉइस्चर चाहिए। मॉइस्चर दे दो मॉइस्चर दे दो मॉइस्चर दे दो, ठीक है। अभी याद करो, जस्ट पहले इसके, जस्ट इस स्लाइड के पहले नॉन मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन देखा था, डिस्प्रोपोर्शनेशन। कोल्ड वाटर मान लो Cl2 0 पे है
और वाटर की प्रेजेंस में ये डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, मैंने बोला था डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। और डिस्प्रोपोर्शनेशन में एक तो मिनिमम वाला प्रोडक्ट बनाएगा और एक +1 या +5 वाला बना सकता है। कोल्ड वाले में क्या बनाता है? +1। तो आपको क्या मिलेगा? HCl और HOCl। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, बहुत सिंपल है। देखो कैसे, Cl2 है, Cl2 कैसे दिख गया ये? H2O को तोड़ दो, HOH, बस इसका ये बॉन्ड क्लीवेज कर दो। एक तरफ क्या मिल गया? HCl, एक तरफ क्या मिल गया? HOCl। HCl HOCl बन गया आपका प्रोडक्ट। अब ये जो HOCl है ना, HOCl है ना, ये अनस्टेबल होता है, थोड़ी देर में टूट जाता है। कैसे टूटेगा? HCl और ऑक्सीजन में। कैसे टूट जाएगा? HOCl कैसे टूटेगा? HCl और ऑक्सीजन दे देगा। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, अब इसको हम लोग यूज कर लेंगे ब्लीचिंग एक्शन में, ठीक है ना। तो ये Cl2 का ब्लीचिंग एक्शन हो गया, इसका हाइड्रोलाइसिस भी हम पढ़ चुके हैं, वही रिएक्शन काम में आ रही है, ठीक है। अब आते हैं SO2 पे, रिडक्शन वाला मेथड। SO2 ड्राई है या मॉइस्ट ब्लीचिंग एजेंट है बेटा? मॉइस्ट है ना, पर ये रिडक्शन से ब्लीचिंग दिखाता है। रिडक्शन के लिए क्या चाहिए होगा? हाइड्रोजन। अब इसको वाटर से रिएक्ट करा दो, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, वाटर से रिएक्ट करा दो। जैसे ही आप इसको 1 मोल वाटर दोगे, सुनना मेरी बात, 1 मोल वाटर दोगे तो 1 मोल वाटर में ये क्या बना लेगा? H2SO3। क्या बना लेगा? H2SO3, दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। यहां पर सल्फर कौन सी स्टेट में? +4, तो +4 वाला ही एसिड मिल जाता है H2SO3। लेकिन ये H2SO3 जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपको मिलेगा उसमें सल्फर का ये जो एसिड होता है ये अनस्टेबल होता है ना, इसके सॉल्ट ये सब अनस्टेबल होते हैं, तो ये वापस से वाटर से रिएक्ट करता है। अगर और वाटर दे दोगे ना, वाटर सफिशिएंट है, मॉइस्चर सफिशिएंट है, ये फिर से रिएक्ट करेगा और फिर से रिएक्ट करके ये बनाएगा H2SO4। अब इसका ऑक्सीडेशन हो गया एक्चुअल में, H2O का एक ऑक्सीजन इस पर अटैक कर देगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि +4 से ज्यादा स्टेबल है, +6 में हो जाएगा। तो ये H2SO4 बन गया और साथ में वो जो हाइड्रोजन है ना, वो नेसेंट फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। किस फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं? नेसेंट। और ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है ये क्या करता है बेटा? ब्लीचिंग बाय रिडक्शन। तो ये ध्यान रखें, कौन ऑक्सीडेशन का केस है, कौन रिडक्शन का है, कौन ड्राई ब्लीचिंग एजेंट है, कौन मॉइस्ट ब्लीचिंग एजेंट है। क्वेश्चन इसके शो नहीं कर रहा हूं, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं, आप चाहो तो लिख लेना। ऑप्शन ये चारों लिख लें, 1 2 3 4। और क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टेम्पररी ब्लीचिंग इफेक्ट? आंसर विल बी दिस। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन यही चारों है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ब्लीचिंग बाय ऑक्सीडेशन? 1 2 3 4 ऑप्शन है, तो ये तीनों आंसर आएंगे क्योंकि तीनों ऑक्सीडेशन दिखा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राई ब्लीचिंग एजेंट? ऑप्शन चारों है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। चलिए ठीक है, एलोट्रॉप्स में डिस्कशन जो हम लोग कर रहे हैं, ऑलरेडी एलोट्रॉप्स में आप लोगों ने लास्ट ईयर क्लास 11th में ग्रुप 14 कार्बन फैमिली में कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़े होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट वगैरह वगैरह, ठीक है ना। इसके अलावा अब हम यहां पर मेनली जो डिस्कशन करेंगे ग्रुप 15 में फास्फोरस और उसके एलोट्रॉप्स, और ग्रुप 16 में सल्फर और उसके एलोट्रॉप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बट पहले स्टार्टिंग विद कार्बन, है ना। अच्छा, एलोट्रॉप्स होते क्या है? तो जब कोई सेम एलिमेंट, केमिकल एलिमेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। और उसी फिनोमिना को एलोट्रॉपी कहा जाता है। देखिए, स्टार्टिंग विद एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, देखिएगा आप सॉलिड स्टेट पढ़ चुके हैं, तो सॉलिड स्टेट में आपको पता होगा कि दो तरह के सॉलिड जनरली मिलते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, ठीक है। तो ऐसे ही कार्बन के दो तरह के एलोट्रॉप्स मिलेंगे, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स एंड एमॉर्फस एलोट्रॉप्स। क्रिस्टलाइन में आने वाले जो एलोट्रॉप्स है, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, है ना, यही वो एलोट्रॉप्स है जिनके बारे में हमें पढ़ना भी होता है। और एमॉर्फस में कोक, कोल, चारकोल, लैम्प ब्लैक, बहुत सारे अलग अलग, कोल टार वगैरह वगैरह, जो भी अदर फॉर्म होता है कार्बन का वो एमॉर्फस फॉर्म में आ जाता है। डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, और बाकी सब जो आ रहे हैं वो एमॉर्फस फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है ना। अब चलिए आगे बात करते हैं इसमें। डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन को 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले। डायमंड, ठीक है, जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। एक कार्बन 1 2 3 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ा होता है, और ये जायंट कोवेलेंट पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। जायंट कोवेलेंट पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह से इसका देखने को मिलता है। ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। और इसी वजह से एक कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। sp3 का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। कैसा स्ट्रक्चर होता है? टेट्राहेड्रल। कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ यहां दे रखा है, वैल्यू आप याद रख सके तो कर ले, है ना, अदरवाइज सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ यहां दे रखी है 1.54 एंगस्ट्रॉम। इंसुलेटर, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों बॉन्डिंग में आ चुके हैं, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये इंसुलेटर की तरह काम करता है डायमंड, ठीक है।
हार्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड एंड 3D स्ट्रक्चर, जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर होने की वजह से, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होने की वजह से हार्ड होता है, और हार्ड होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आपको ज्यादा मिलेगा। डेंसिटी देख लें 3.35 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको दे रखा है। हाई डेंसिटी ड्यू टू क्लोज पैकिंग, जायंट पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपको दे रखा है, तो ये इसकी कंडीशन आ जाती है बेटा, ठीक है। डायमंड के बाद मूविंग ऑन टू ग्राफाइट, ग्राफाइट का स्ट्रक्चर देख लें आप, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, और ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? लेयर्ड। और एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है। क्या होता है बेटा? वंडरवॉल फोर्सेस होता है। डायमंड में एक सी का जो 4 कार्बन से जुड़ा था और अगला जो था उनमें कोवेलेंट बॉन्ड था, तो कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल है ये। वंडरवॉल है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड में आ जाएगा। चलिए देखें, ईच कार्बन इज बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन एटम्स, है ना। एक कार्बन कितनों से जुड़ा होगा? 3 और कार्बन से जुड़ा होगा। तो कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचा है जो कि पाई बॉन्ड के फॉर्म में डीलोकलाइज होता है, ठीक है। कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ, है ना, ये डॉट नहीं है, बॉन्ड लेंथ आएगा, वो आ गया 1.41, है ना। वहां से 1.54 था, सिंगल बॉन्ड था, यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, इसीलिए 1.41, बॉन्ड लेंथ कम हो गई। हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, कंडक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है जो डीलोकलाइज होगा रेजोनेंस की वजह से, तो वो आपका कंडक्टिविटी में यूज आ सकता है। सॉफ्ट, डायमंड वॉज हार्ड, है ना, और जो ग्राफाइट है सॉफ्ट होता है। आप जानते हैं इसको ल्यूब्रिकेंट्स में यूज होता है, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होता है एग्जांपल्स में, ल्यूब्रिकेंट्स वगैरह में। तो सॉफ्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक वंडरवॉल फोर्सेस, एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में वंडरवॉल फोर्स है, वंडरवॉल फोर्स बहुत ही वीक होता है, तो ब्रेक होता है, तो लेयर्स एक दूसरे पे स्लिप करती हैं, जिस वजह से स्लिपरी नेचर होता है, और ये ल्यूब्रिकेंट्स की तरह काम में आ सकता है। ये कंडीशन इसमें दे रखी है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, दैट इज डैंगलिंग बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? डैंगलिंग बॉन्ड। क्या होता है डैंगलिंग बॉन्ड? डायमंड, ग्राफाइट और फुलरिन, इन तीनों की बात करते हैं, तो तीनों में से अभी हमने जो दो पढ़े, डायमंड और ग्राफाइट, इनका जो आउटर सरफेस होता है ना, देखिए ग्राफाइट का स्ट्रक्चर में आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन फ्री था, फ्री वैलेंसी था। डायमंड में भी जो एक्सट्रीम एंड्स होंगे वहां पर कार्बन आगे किसी से जुड़ा नहीं होगा, तो उसके पास भी क्या मिलेंगे आपको? फ्री एंड्स मिलेंगे, और उन फ्री एंड्स पे अगर कोई इंप्यूरिटी आके जुड़ जाए, डायमंड एंड ग्राफाइट आर नॉट द प्योरेस्ट एलोट्रॉप। देखें, नॉट द प्योरेस्ट एलोट्रॉप, क्यों? इसमें इंप्यूरिटी जुड़ती है, बिकॉज सम सरफेस कार्बन हैव फ्री वैलेंसी, है ना, जो आउटर सरफेस के कार्बन होते हैं उनके पास फ्री वैलेंसी होती है। दीज कार्बन एटम फॉर्म न्यू बॉन्ड्स विथ इंप्यूरिटीज, और जो इंप्यूरिटी के साथ बनने वाले जो बॉन्ड होते हैं, इस तरह के बॉन्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डैंगलिंग बॉन्ड। तो कभी आपसे पूछे कि जो कार्बन का प्योरेस्ट एलोट्रॉप है, तो डायमंड होगा कि ग्राफाइट होगा? नहीं, ये दोनों प्योरेस्ट नहीं है। फुलरीन विल बी द प्योरेस्ट, क्योंकि उसमें डैंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, बट इनमें डैंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट होता है। आ रहे हैं अगले केस पे, दैट इज फुलरीन। क्या है फुलरीन? फुलरीन में एक रेंज होती है कार्बन की, है ना, 60 से लेकर 350 360 तक की रेंज आती है कार्बन की। तो C60 के बारे में हम लोग मेनली पढ़ते हैं, एंड C60 इज नोन एज बकमिंस्टर फुलरीन। क्या बोलते हैं बेटा? बकमिंस्टर फुलरीन, या बकी बॉल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बकी बॉल, है ना। बकी बॉल या बकमिंस्टर फुलरीन बोलने के पीछे क्या रीजन है? इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो सॉकर बॉल, फुटबॉल की तरह बनता है। फुटबॉल में आप जानते हैं पेंटागनल और हेक्सागनल, व्हाइट ब्लैक कलर के जो शेड आते थे ना, वैसा तो कलरफुल भी आते, बट व्हाइट ब्लैक कलर के जो शेड्स आते थे उसमें पेंटागन और हेक्सागन की रिंग्स बनी होती है, तो उसी के फॉर्म में से बकी बॉल कहा जाता है। चलिए आगे, देयर आर 32 रिंग्स। C60 के अंदर पर्टिकुलरली बात करें, कितनी रिंग्स होती है? 32, मतलब वो पेंटागन और हेक्सागन मिला के 32 रिंग्स होती है। आउट ऑफ 32, 12 आर पेंटागोनल एंड 20 आर हेक्सागोनल। 12 पेंटागोनल एंड 20 हेक्सागोनल रिंग्स आपको मिल रही होती है, ये क्वांटिटी याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे देंगे, ईच कार्बन एटम बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन, है ना, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें ईच कार्बन इज बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन एटम बाय सिग्मा, एंड वो जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो डबल बॉन्ड से रेजोनेंस में होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एरोमेटिक, है ना, रेजोनेंस की वजह से एरोमेटिक नेचर होता है। इट इज प्योरेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, क्योंकि इसमें डैंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। 12 पेंटागनल रिंग्स है, 20 हेक्सागोनल रिंग्स है, ठीक है। तो पेंटागनल रिंग्स, एक बात सुनना, पेंटागनल रिंग्स आर बॉन्डेड ओनली विथ हेक्सागोनल रिंग्स, बट हेक्सागोनल रिंग्स आर बॉन्डेड विथ हेक्सागोनल एज वेल एज पेंटागोनल रिंग्स। ये भी एक कंडीशन है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, मिलेगा आपको, ठीक है। कुछ स्पेशल पॉइंट्स कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में। थर्मोडायनेमिकली ग्राफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड, है ना। थर्मोडायनेमिकली जब भी पूछे तो ज्यादा स्टेबल कौन होता है? ग्राफाइट, क्योंकि ग्राफाइट में वो जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है रेजोनेंस की वजह से वहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। सेकंड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्राफाइट इज नोन एज एक्वाडैग। इंफॉर्मेशन है, याद रखनी है।
ग्राफाइट इज ऑल्सो नोन एज प्लम्बैगो, यूज्ड इन लेड पेंसिल, है ना, हम जानते हैं पेंसिल की जो लीड होती है ना, जो उसको हम लोग किससे बनाते हैं, ग्राफाइट से होता है ना। इसके बाद ग्राफाइट यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट, ठीक है ना, ड्राई लुब्रिकेंट। हार्डेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज डायमंड, सॉफ्टेस्ट एलोट्रॉप इज लैम्प ब्लैक एंड प्योरेस्ट एलोट्रॉप इज बकमिंस्टर फुलरीन या फुलरीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में हमने डिस्कशन किया। अब आते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, है ना। फास्फोरस और सल्फर ये आपके लिए नया है, कार्बन तो आप पहले भी पढ़ चुके होते हैं। देखिए फास्फोरस के एलोट्रॉप्स में देखिए तो फास्फोरस में व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, तीनों एनसीईआरटी में जो मेंशन्ड है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, व्हाइट, रेड, ब्लैक। हाँ, कभी कभार आपको नाम मिल जाएगा येलो फास्फोरस, तो येलो को भी आप व्हाइट में ही इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखें, व्हाइट, रेड, ब्लैक, ठीक है। इनमें से मेनली जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना व्हाइट और रेड, है ना, ब्लैक सिर्फ मेंशन्ड है एनसीईआरटी में तो इसको समझ ले रहे हैं, बाकी मेन जो डिस्कशन है वो व्हाइट और रेड पे है एनसीईआरटी में। व्हाइट का स्ट्रक्चर देख लें, मोनोमेरिक यूनिट है, P4 जो हम बोलते हैं, ठीक है। रेड फास्फोरस पॉलीमेरिक यूनिट बनेगी और इसी तरह से ब्लैक फास्फोरस की भी पॉलीमेरिक यूनिट बनेगी, बस स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। यहां पर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रहा है, यहां पर हेक्सागोनल नहीं है, यहां ट्राइगोनल या आप टेट्राहेड्रल फॉर्म में स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखें, व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस, मैंने आपको बोला दो मेन जो हमें डिस्कशन करना है वो व्हाइट और रेड फास्फोरस है, सुनते जाइएगा ध्यान से, देखते जाइए। डिस्क्रीट यूनिट ऑफ P4 आर हेल्ड बाय वंडरवॉल फोर्सेस। आप देखें यहां पर ये एक P4 है ना, ये सिंगल यूनिट है, डिस्क्रीट मतलब सिंगल, इंडिविजुअल। ऐसे अगला P4 बनेगा, है ना, व्हाइट फास्फोरस, हमने ये वीबीटी में इसका स्ट्रक्चर देखा भी हुआ, ये बन गया। इन दोनों के बीच में क्या होगा, वीक वंडरवॉल फोर्स। यहां पर डिस्क्रीट यूनिट नहीं होगी, यहां पॉलीमेरिक यूनिट होगी, किससे जुड़ा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड से, ठीक है ना। डिस्क्रीट यूनिट ऑफ P4 आर हेल्ड बाय वंडरवॉल फोर्सेस। P4 यूनिट्स आर लिंक्ड विथ ईच अदर थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्ड। लेस स्टेबल ड्यू टू मोर एंगल स्ट्रेन, मोर स्टेबल देन व्हाइट फास्फोरस। क्या कंडीशन है समझिएगा, ये जो एंगल होता है ना बेटा इसका व्हाइट फास्फोरस में, ये राउंड अबाउट कितना होता है, 60 डिग्री, ठीक है। फास्फोरस का जो एंगल होता है ये 60 डिग्री होता है, और 60 डिग्री का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि बहुत पास होगा, और बहुत पास होगा तो इनमें बॉन्ड्स में रिपल्शन होता है, और रिपल्शन की वजह से स्ट्रेन आ जाता है, एंगल स्ट्रेन आ जाता है, एंगल कम होने की वजह से स्ट्रेन डेवलप होता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड टूटना चाहते हैं। और बॉन्ड अगर टूटना चाहते हैं तो इसका मतलब है ये टूटकर किसी और से रिएक्ट कर लेगा इजीली, इसका मतलब है दे आर मोर रिएक्टिव। यहां पर एंगल बढ़ जाता है, समवॉट 90 डिग्री के आसपास हो जाता है, तो एंगल बढ़ गया तो एंगल स्ट्रेन कम हो गया, और एंगल स्ट्रेन कम हो गया तो उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। हमारे सिलेबस में हम मेनली जब फास्फोरस के रिएक्शंस की बात करेंगे, याद करें हमने हाइड्रोलाइसिस में P4 विथ H2O देखा था, जहां फॉस्फीन और H3PO2 मिला था और NaOH से रिएक्शन कराया था। मैंने बोला था फास्फोरस सल्फर क्लोरीन वाटर के साथ डिस्प्रपोर्शनेशन दिखाते हैं, याद आ रहा है। वहां पर वो जो फास्फोरस है वो कौन सा फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव होता है। रेड इज लेस रिएक्टिव। 3 मेंबर्ड रिंग 4 है और 3 मेंबर्ड रिंग 2 है, आप चेक कर सकते हैं स्ट्रक्चर में 1 2 3। ये एक ऐसी रिंग बनेगी, एक ऐसी रिंग बनेगी, एक ऐसी रिंग बनेगी और एक ऐसी रिंग बनेगी, ये 4 होती है। यहां पर 1 2 3 वाली एक रिंग और 1 2 3 वाली एक रिंग, इधर वाली कोई रिंग नहीं है क्योंकि बीच में लाइन यहां नहीं है, यहां है और यहां नहीं है, क्योंकि वो ये जो बॉन्ड था ये ओपन हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, तो इसकी वजह से इन्होंने क्या बना लिया, पॉलीमर बना लिया, ठीक है। आगे लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वंडरवॉल फोर्स है, कोवेलेंट फोर्स है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसका स्मेल डिस्टिंक्ट स्मेल, गार्लिक स्मेल मिलता है, नो पर्टिकुलर स्मेल आपको देखने को मिलेगा। व्हाइट और रेड में व्हाइट इज पॉइजनस इन नेचर, ठीक है ना, और रेड इज नॉन पॉइजनस इन नेचर। इसके अलावा इट ग्लोज इन डार्क ड्यू टू स्लो ऑक्सीडेशन, तो इसको क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं फॉस्फोरोसेंस, फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरोसेंस सुना होगा आपने। तो जब आप व्हाइट फॉस्फोरस को ओपन एटमॉस्फेयर में रख देते तो रिएक्टिव ज्यादा है, तो वो ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे रिएक्शन करेगा और उसका क्या होने लगेगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन की वजह से वो ग्लो करता है ना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां पर, फॉस्फोरोसेंस, है ना। इसके अलावा यहां पर रेड फॉस्फोरस ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो इट विल नॉट ग्लो इन डार्क। सॉल्युबिलिटी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सॉल्युबिलिटी अभी फास्फोरस में देख रहे हैं, सल्फर में भी ऐसे ही आएगा, वाटर और कार्बन डाइसल्फाइड, किस किस में, वाटर और कार्बन डाइसल्फाइड, दोनों की बातें दोनों जगह होगी, ठीक है। तो आप देखें फास्फोरस में क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, और इनसॉल्युबल इन वाटर होने की वजह से ही इन्हें फास्फोरस के लिए बोला भी जाता है कि फास्फोरस, जैसे हम लोग
सोडियम पोटेशियम को कहां स्टोर करते हैं? केरोसिन में। ऐसे फास्फोरस के बारे में कभी क्वेश्चन आ जाए तो फास्फोरस को कहां स्टोर कर सकते हैं? वाटर में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वाटर में, नॉर्मल वाटर में रिएक्ट नहीं करता है, सॉल्युबल नहीं होता है। और यहां देखो कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल, कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल, ठीक है ना। चलिए, ये तो बात हो गई बेटा एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस के बारे में। कुछ और यहां पर कंडीशन देख रहे हैं हम लोग। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी, तीनों का ऑर्डर सेम है। व्हाइट से ज्यादा रेड, रेड से ज्यादा ब्लैक, है ना। तो ये एक कॉमन पॉइंट हो गया। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? ब्लैक की, उससे कम रेड की, उससे कम व्हाइट की। व्हाइट तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, रेड उससे कम रिएक्टिव, ब्लैक सबसे कम रिएक्टिव। डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, सबका ऑर्डर यही है। अब देखो बनाने का तरीका समझिएगा। पहले तो मैं कुछ बता देता हूं। व्हाइट फास्फोरस को जनरली जब हम हीट करते हैं तो रेड फास्फोरस मिलता है, और रेड को और फर्दर हीट करते हैं तो हमें ब्लैक फास्फोरस मिलता है। कौन सा मिलता है? ब्लैक। ये एक तरीका है ना, व्हाइट से रेड, रेड से ब्लैक। और भी तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही है। तो देखो, जैसे मैंने व्हाइट फास्फोरस लिया, हीट करा, इनर्ट मीडियम में क्या मिल गया? रेड। रेड को हाई प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर और बढ़ा दिया, है ना, और हाई प्रेशर पे हीट किया तो क्या मिल गया? ब्लैक। इसी तरह से व्हाइट फास्फोरस से भी ब्लैक मिलता है। रेड से भी ब्लैक मिला, ये देखो, रेड से भी ब्लैक मिला, और व्हाइट से भी ब्लैक मिलता है। पर दोनों में डिफरेंस है। एक तरफ जो ब्लैक मिल रहा है ना, वो कौन मिल रहा है? अल्फा ब्लैक। और एक तरफ कौन मिल रहा है? बीटा ब्लैक। तो व्हाइट से बीटा ब्लैक मिलता है। क्या मिलता है? बीटा ब्लैक। और रेड से क्या मिलता है? अल्फा ब्लैक। ये आपको ध्यान होना चाहिए। ब्लैक फास्फोरस के बारे में इससे ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में है भी नहीं, तो वो पूछता भी नहीं है। बट ये ध्यान रखें कि ब्लैक फास्फोरस दो टाइप के मिलेंगे, अल्फा ब्लैक, बीटा ब्लैक। व्हाइट से बीटा ब्लैक मिलता है, और रेड फास्फोरस से क्या मिलेगा? अल्फा ब्लैक फास्फोरस आपको मिलेगा हीट करने पर, ठीक है। तो ये तो फास्फोरस के बारे में बात करी। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज अबाउट एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। सल्फर के भी फॉर्म्स देखें, वही कार्बन की तरह, दो तरह के सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, ठीक है। क्रिस्टलाइन जो सल्फर है उसमें रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर आते हैं। कौन कौन आते हैं? रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। रोम्बिक सल्फर इज ऑल्सो नोन एज अल्फा सल्फर, एंड बीटा सल्फर इज मोनोक्लिनिक सल्फर। अल्फा रोम्बिक सल्फर, बीटा मोनोक्लिनिक सल्फर। यहां लिखा है मोस्ट स्टेबल फॉर्म, है ना। रोम्बिक जो सल्फर है वो अल्फा फॉर्म स्टेबल होता है। आगे बात कर रहे हैं, अमॉर्फस पे चल रहे हैं। अमॉर्फस में मिल्क ऑफ सल्फर, ठीक है। इसके अलावा प्लास्टिक सल्फर, ठीक है, और इसके अलावा कोलॉइडल सल्फर। देखें, प्लास्टिक सल्फर को क्या लिख रखा है? गामा सल्फर भी लिख रखा है। तो अल्फा सल्फर रोम्बिक, बीटा सल्फर मोनोक्लिनिक, और एमॉर्फस में मिल्क ऑफ सल्फर, कोलॉइडल सल्फर, प्लास्टिक सल्फर। ये कोलॉइडल सल्फर या मिल्क ऑफ सल्फर काम आएगा आगे, ठीक है ना, हम लोग देखेंगे। अब देखें आगे की कंडीशन। हमें इसमें जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, जैसे वहां डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन पढ़ा था क्रिस्टलाइन फॉर्म, वैसे यहां भी हमें रोम्बिक और मोनोक्लिनिक पढ़ना है, मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म के बारे में ही पढ़ना है। अल्फा सल्फर है, बीटा सल्फर है। डेंसिटी हाई डेंसिटी मिलती है, लो डेंसिटी मिलती है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है। तो डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट जनरली सेम ही ट्रेंड देखने को मिलेंगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी हाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डेंसिटी लो, है ना। सॉल्युबल इन CS2, सॉल्युबल इन CS2। याद करें, फास्फोरस के भी दोनों फॉर्म सॉल्युबल इन CS2 थे, ठीक है ना। इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। फास्फोरस में व्हाइट फास्फोरस वाज सॉल्युबल, याद आ रहा है कुछ? व्हाइट फास्फोरस वाज सॉल्युबल एंड रेड फास्फोरस वाज इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। जैसे यहां देखें, देखिए इसकी कंडीशन, सॉल्युबल इन CS2, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज CS2। तो इनसॉल्युबल इन वाटर है और इनसॉल्युबल तो वाटर में दोनों ही है। सॉल्युबल इन CS2, इनसॉल्युबल इन CS2। कार्बन डाइसल्फाइड में इनसॉल्युबल है, ठीक है ना। वाटर के केस में देख लिया, और यहां पर भी देखें, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, सारे ही वाटर में इनसॉल्युबल है। सीधी सी बात यह आ रही है। कार्बन डाइसल्फाइड का जो केस देखा, कार्बन डाइसल्फाइड में क्या आया? जो व्हाइट फास्फोरस था, व्हाइट फास्फोरस था, ये देखो रोम्बिक सल्फर है, मोनोक्लिनिक सल्फर है, सॉल्युबल है, सॉल्युबल है। व्हाइट फास्फोरस वहां सॉल्युबल था, और रेड फास्फोरस जो पॉलीमेरिक फॉर्म था वो क्या था बेटा? इनसॉल्युबल। सीधी सी बात एक बोल दूं, क्या होता है? अब देखो, ये जो रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर मिलेंगे ना, ये आपको मोनोमेरिक फॉर्म मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मोनोमेरिक फॉर्म, है ना। मतलब एक स्ट्रक्चर होगा उसका, जैसे P4 पूरा एक मोनोमर है, तो अगला P4 और ये P4 आपस में जुड़े नहीं थे। व्हाइट फास्फोरस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो सारे जो एलोट्रॉप्स है, ऑल आर इनसॉल्युबल इन वाटर, है ना। फास्फोरस और सल्फर के लिए बात कर रहा हूं, इनसॉल्युबल इन वाटर सारे, चाहे सल्फर हो चाहे वो फास्फोरस के हो। दूसरी बात, CS2 में जब आएगा तो CS2 में
सॉल्यूबल, सॉल्यूबल और व्हाइट फास्फोरस सॉल्यूबल, ये मोनोमर वाले सॉल्यूबल है, और रेड फास्फोरस पॉलीमेरिक फॉर्म था, तो वो आपको क्या मिलेगा, इनसॉल्यूबल, है ना, ये कंडीशन है। चलिए, बोथ ऑफ देम आर टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड इंटर कन्वर्टेबल, टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड इंटर कन्वर्टेबल, मतलब अल्फा से बीटा और बीटा से अल्फा दोनों बना सकते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होता है टेम्परेचर के हिसाब से, अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर, ठीक है ना। अल्फा सल्फर को आप जैसे जैसे हीट करते जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, बीटा सल्फर में, और बीटा सल्फर का टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, अल्फा सल्फर, है ना। तो यहां पर देखें, अल्फा सल्फर को व्हेन वी हीट अबव 95.6 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट हो जाएगा बीटा सल्फर पे, मतलब हायर टेम्परेचर पे क्या मिल जाएगा, बीटा, और लोअर टेम्परेचर पे आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा सल्फर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, अल्फा सल्फर। और एक बात देखें, इसको है ना ऐसे भी लिख देते हैं केल्विन में, 369 केल्विन है, 95.6 याद रह जाए या 95.6 ध्यान रह जाए तो ठीक है, अदरवाइज 369, 3 का टेबल है, 369 केल्विन, 369 केल्विन, तो अबव 369 केल्विन बीटा और बिलो 369 केल्विन अल्फा सल्फर मिल जाएगा। ये इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है, जिस टेम्परेचर पे जब एग्जैक्ट 369 या 95.6 होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा डेसिमल में देख लीजिएगा, तो जब एग्जैक्ट 95.6 होगा दोनों स्टेट एग्जिस्ट करेंगे, बट अबव 369 बीटा एंड बिलो 369 आपको क्या मिलेगा, अल्फा सल्फर मिलता है, ठीक है। आगे देखें, सल्फर में कुछ और कंडीशन देखें यहां पर, अल्फा सल्फर बीटा सल्फर, ठीक है, इन दोनों का आपको जो फॉर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्राउन शेप, क्या मिलेगा, क्राउन शेप चेयर शेप, क्या मिलेगा, क्राउन शेप चेयर शेप। अल्फा और बीटा सल्फर में S8 और S6 दोनों ही आपको देखने को मिल रहे हैं। क्राउन शेप क्या होता है, धमाल मूवी देखी होगी आई होप सबने, बड़े से W के नीचे कुछ याद आ रहा है, ऐसा W बना दो आप, है ना, और ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूं ना, ये सब कौन है, सल्फर 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 सल्फर, तो यहां भी सल्फर आएगा, यहां भी सल्फर आएगा, यहां भी सल्फर आएगा, यहां भी सल्फर 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 सल्फर, ये कंडीशन है इसकी। अब देखो, सल्फर जब ग्राउंड स्टेट में होता है, सुनना मेरी बात, सल्फर जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो सल्फर के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उतने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, एक इधर बना लिया एक इधर बना लिया, हर सल्फर ने देखो आप 2-2 बॉन्ड बना रखे, मतलब सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसीलिए ये जो S8 होता है ये डायमैग्नेटिक होता है, S6 भी क्या होता है, डायमैग्नेटिक। S6 का जो शेप है वो चेयर शेप है ना, चेयर शेप है, इस तरह से बनता है, सल्फर 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 और ये सल्फर, है ना, थोड़ा सा रेक्लाइनर टाइप का शेप बनेगा। इसमें भी हर सल्फर ने 2-2 बॉन्ड बना रखे, तो एक सल्फर के ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इसने बना रखे, साथ में इसके पास 2-2 लोन पेयर है बेटा, हर सल्फर के पास 2-2 लोन पेयर है, जिसकी वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पूछा जा सकता है आपसे, तो आप देख लें यहां पर भी सेम कंडीशन है, हर सल्फर के पास 2-2 लोन पेयर वगैरह है, ठीक है। अब देखिए S2, एक खास बात आ रही है S2, इसको ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे ग्रुप 16 का, तो वहां एक इनटेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है नीचे आपको एनसीईआरटी में, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में हजारों बार आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, 1 मार्क्स में हजारों बार क्वेश्चन आया हुआ है कि सल्फर का S2 जो फॉर्म है ये पैरा है या डाया है। मैंने क्या बोला, S8 S6 क्या है, डाया। S2 जो है ना ये डायटोमिक है, और डायटोमिक को हम लोग सॉल्व करते हैं एमओटी की हेल्प से। किसकी हेल्प से, एमओटी की हेल्प से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब आप इसमें लगाएंगे तो O2 का ही तो ग्रुप मेंबर है, O2 के जस्ट नीचे कौन आता है, S2। O2 के पास याद करें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते थे। सेम कंडीशन इज विथ S2, है ना, इट इज लेस स्टेबल, एग्जिस्ट इन वेपर फेज। ये दूसरी बात, वेपर फेज में अगर सल्फर का एलोट्रॉप बोल दिया वेपर फेज में, समझ जाना किसकी बात कर रहा है, S2 की बात कर रहा है। और ये पैरामैग्नेटिक होता है विथ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। S8 को हीट करते हैं तो S6 मिलता है, और S6 को हीट करने पर S2 मिलता है। मतलब ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो हाई टेम्परेचर पे सल्फर का जो एलोट्रॉप एग्जिस्ट करेगा दैट विल बी S2, और ये जो S2 है ये आपको पैरामैग्नेटिक नेचर का मिलता है, ठीक है। इस कंडीशन को ध्यान रखें।